नमस्कार, अमरोजा.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और एक बार फिर से हाजिर हैं हम लेकर आपका फेवरेट शो। कुछ किस्से, कुछ बातें, कुछ किस्से होंगे, कुछ कहानियां होंगी, कुछ बातें होंगी और इन किस्से, इन कहानियों, इन बातों को हम तक हर बार की तरह पहुंचाते हैं विनोद अग्निहोत्री जी। सर एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। सर आज के सिनेरियो पर थोड़ा सा बात करने की कोशिश हो, क्योंकि पूरी दुनिया में जिन हालात को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, त्राही मची हुई है, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, अमेरिका, इजराइल, ईरान और खाड़ी देशों के जो बाकी देश हैं उन पर जिस तरीके के हमले भी हो रहे हैं। और अभी आपने तो हाल में ये देखा भी कि हॉर्मुज़ को जिस तरीके से बंद करने की बात ईरान की तरफ से कही गई, तो उसके बाद एक पैनिक वाले सिचुएशंस हैं और ना सिर्फ इसका तेल पर बल्कि पूरे ओवरऑल सिस्टम पर बिल्कुल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर असर पड़ रहा है। बिल्कुल। सर ये जो हालात हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट का ये युद्ध कोई नया नहीं है, पहले भी इस तरीके की सिचुएशंस बनती रही और दुनिया में तो मिडिल ईस्ट और अमेरिका, इजराइल, ये वाले जो सिचुएशंस हैं ये पहले भी पूरी दुनिया ने देखी हैं और इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पर भी रहा है। इन हालात में जो हमारी लीडरशिप रही, उन हालात को कैसे टैकल किया, उन सिचुएशंस को से कैसे निकले, क्योंकि अभी ये चर्चा हो रही थी कि अगर ये लंबे वक्त तक हॉर्मुज़ को लेकर सिचुएशंस ज़्यादा टाइट बन गई तो भारत पर भी उसका असर आना जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये नेचुरल भी है कि क्योंकि वहाँ से तेल की जो सप्लाई है वो अगर गैस है तो वो भारत पर भी उसका असर आएगा। तो लेकिन ये इतनी मुश्किल सिचुएशंस को कैसे पहले टैकल किया गया है? देखिए क्या है कि इस दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो नया विश्व व्यवस्था बनी, नया वर्ल्ड ऑर्डर बना, वो द्विध्रुवीय बाइपोलर वर्ल्ड था। एक तरफ अमेरिकन खेमा था, लेड यूनाइटेड स्टेट्स के नेतृत्व में नाटो देशों का, जैसे पश्चिमी यूरोप के देश थे, अमेरिकन कैंप आप कह सकते हैं, पश्चिमी यूरोप के देश थे, कुछ और अफ्रीकन देश, और दूसरी तरफ सोवियत संघ का कम्युनिस्ट ब्लॉक था, जिसमें सोवियत यूनियन, चाइना, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, ईस्टर्न यूरोप के तमाम देश जो उस समय कम्युनिस्ट थे। उसमें जैसे आपका यूगोस्लाविया था उस समय, अब तो टूट गया, रोमानिया था, अल्बानिया था, पोलैंड था, पूर्वी जर्मनी था, ये सारे देश, बल्गारिया, और उसमें यूनाइटेड नेशन जो पहले लीग ऑफ नेशन हुआ करता था, राष्ट्र संघ, वो नए रूप में संयुक्त राष्ट्र के रूप में सामने आया। सिक्योरिटी काउंसिल बनी, सब बनी और एक व्यवस्था बनी और दोनों खेमे एक दूसरे को बैलेंस करते थे। अगर कहीं अमेरिकन खेमे की तरफ से किसी देश में कोई हस्तक्षेप होता था तो सोवियत ब्लॉक एक चेक एंड बैलेंस से काम करता था, और सोवियत खेमे की तरफ से होता था तो अमेरिकन ब्लॉक चेक एंड बैलेंस काम करता था, और दोनों दुनिया पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते थे। और कई बार उस पूरे नए वर्ल्ड ऑर्डर में, नई विश्व व्यवस्था में, चूंकि इजराइल का गठन हुआ, उसके बाद इजराइल वहाँ नहीं था, इजराइल तो सारे ज्यूज जो जर्मन, जो हिटलर ने उनको प्रोसिक्यूट किया था, उसके बाद उनको वहाँ से लाके बसाया गया। और फिलिस्तीन जो था उसका एक विवाद शुरू हुआ। तो उससे क्या हुआ कि पूरा जो आपका मिडिल ईस्ट था, जिसको हम खाड़ी के देश बोलते हैं, मध्य पूर्व बोलते हैं, पश्चिमी एशिया भी बोला जाता है कई बार, जिसमें ये अरब देश, ईरान और ये अफगानिस्तान से ही आप चलते चले जाइए शुरू हो जाता है, वो एक तरह से युद्ध भूमि बन गया, वो एक जिसको वॉर जोन बन गया जी। फिलिस्तीन की समस्या के कारण एक तरफ इजराइल, जिसको अमेरिका की पूरी बैकिंग, और दूसरी तरफ अरब देश जो फिलिस्तीन के कॉज के लिए आइडियोलॉजिकली, रिलीजियसली कमिटेड थे कि फिलिस्तीन, और उसको लेकर के वो एक युद्ध क्षेत्र, संकट वाला क्षेत्र बन गया पूरा। और कई बार इजराइल के साथ इनकी भिड़ंत होती रही, उधार उस पर जो है पूरा 1 महीने का तेल दिया था, और 1 महीने का तेल उन्होंने फ्री दिया था भारत को। और रमेश भंडारी साहब उस वक्त गए थे उनसे करने, और ये तो बात रमेश भंडारी साहब ने खुद बताई थी मुझको। इसी तरह एक बार गेहूं का संकट था, तो अमेरिका गेहूं नहीं दे रहा था, वो कह रहा था खरीदो, और इंदिरा जी ने फिर चंद्रजीत यादव को भेजा और उन्होंने बात की ब्रिजनेव से, सोवियत यूनियन में, और कुशगिन से, और वहाँ से गेहूँ आया। और अगली बार वो गेहूँ जब हमारे यहाँ ज़्यादा फसल हो गई, बार्टर पे हम कर रहे थे, तो वो वियतनाम भिजवा दिया गया। इस तरह की पर्सनल केमिस्ट्री से कई किस्से हैं। ईरान के साथ अभी ताज़ा जो चल रहा है उसमें 1994 में जिस तरह नरसिम्हा राव ने दिनेश सिंह जी को भेजा था, और खामनेई साहब ने उस वक्त जो
अभी जो खामनेई साहब जिनकी हत्या हुई है युद्ध में, वो उन्होंने ही पाकिस्तान के उस मूव को पंचर किया था जो 1900 जो पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ को लेके, वो कश्मीर को लेकर के मानवाधिकार का मुद्दा उठाने जा रहा था यूनाइटेड नेशंस में, UNHRC में, जिसको नहीं होने दिया था, ईरान ने ही नहीं होने दिया था। इसके अलावा 1971 में जब पाकिस्तान को तोड़ा, भारत ने बांग्लादेश बनाया, तो पाकिस्तान ने इस्लामिक कंट्रीज़ को इकट्ठा करके भारत के खिलाफ मुहिम चलाने की कोशिश की, लेकिन वो यासर अराफात जो PLO के लीडर थे, उनको इंदिरा जी ने इस काम पे लगाया और वो पूरे उन्होंने वकालत की और OIC में उन्होंने भारत के पक्ष को रखा मजबूती से, और वो प्रस्ताव पाकिस्तान का नहीं पास हुआ। 54 देशों में से 51-52 देशों ने भारत के पक्ष में वोट डाला और प्रस्ताव को गिरा दिया। तो इस तरह की कई कहानियाँ हैं, किस्से हैं। जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उस लड़ाई में इराक को कुवैत तो खाली करना ही पड़ा, और पहली बार अमेरिकन फोर्सेस इराक के अंदर भी घुसी, जो पहले कभी नहीं घुसी थी। अमेरिकन जहाज़ों को भारत ने, जो अमेरिकन जो वॉर बॉम्बर्स थे उनकी वायुसेना के, कुछ को रिफ्यूलिंग हुई थी भारत में। चंद्रशेखर जी ने अनुमति दी थी, जिसपे बड़ी आलोचना हुई थी और कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी सरकार को। और कांग्रेस का पूरा जो आइडियोलॉजिकल प्लान था विदेश नीति का, वो प्रो इराक था या प्रो था, क्योंकि कांग्रेस ने निंदा भी की थी उस हमले की। वैसे भारत तटस्थ था उसमें, लेकिन वो रिफ्यूलिंग अमेरिका ने रिक्वेस्ट की, भारत ने दे दी, उसकी बड़ी आलोचना हुई। और राजीव गांधी उस वक्त लीडर अपोजिशन तो नहीं थे, क्योंकि सरकार सपोर्ट कर रहे थे, बाहर से कांग्रेस समर्थन कर रहे, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के नेता थे, 195 सांसद थे उनके। वो बाकायदा फ्लाई करके गुप्त रूप से क्या मतलब, मास्को गए। मास्को में जाके उन्होंने गोर्बाचोव से, जो सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे उसमें, उनसे बात की। और अफगानिस्तान में चूंकि सोवियत सेनाएं फंसी हुई थी, अमेरिका इराक में फंसा हुआ था, तो उसको सुलझाने के लिए उन्होंने कुछ फार्मूला दिया, और गोर्बाचोव माने भी, और गोर्बाचोव ने प्रेशर डाला। लेकिन लौट के राजीव गांधी आए, उसके बाद वो चुनाव उनकी हत्या हो गई थी। और आपको एक बात बताता हूँ, उसी समय की यासर अराफात जो थे, वो पाकिस्तान आए हुए थे। अच्छा। उन्होंने चंद्रशेखर जी को मैसेज भेजा कि मुझे 1 घंटे के लिए भारत आने के राजीव गांधी से मिलना है, बहुत जरूरी है। तो चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने परमिशन दे दी। भारत ने यहाँ आइए, आप तो दोस्त हैं वैसे भी। वो आए और देखिए राजीव गांधी से मिले, और उसमें उन्होंने बताया कि राजीव गांधी की हत्या की साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। सर, जब ये सिचुएशंस पहले बनी, तो क्या उस वक्त भी ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है, क्या उसे उस वक्त भी एक वेपन की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश हुई? असल में जब इराक ईरान लड़ाई चल रही थी, वो तो लैंडलॉक लड़ाई थी, उसमें सी का, नेवी का उतना रोल नहीं था, क्योंकि दोनों पड़ोसी देश थे और 8 साल लड़ते रहे, उससे कोई बहुत असर नहीं पड़ा। शुरू में थोड़ा पड़ा था, उनके प्रोडक्शंस थोड़े कम हुए थे। जब इराक युद्ध हुआ पहला, कुवैत वाला, तो उसमें भी कुवैत से जो सप्लाई होती थी ऑयल की, उस पर असर पड़ा, इराक ने भी, लेकिन उसमें भी हार्मुज, जो स्टेट ऑफ हार्मुज है या हार्मुज जल भूमध्य है, उस पर असर इसलिए नहीं पड़ा कि वो ईरान के कंट्रोल में ज़्यादा उसका हिस्सा है, 60% ज़्यादा हिस्सा तो ईरान के नियंत्रण में है, और ईरान उस युद्ध में कहीं था नहीं, तो वो बाधित है। ये पहली बार इस तरह से हार्मुज की खाड़ी जो है उस पर सीधे असर पड़ा, क्योंकि ईरान सीधे युद्ध में है और ईरान ने अपने इलाके को जो है, और एक और बड़ी दिलचस्प बताऊं, ईरान कहता हमने बंद नहीं किया, लेकिन हम जो उन्होंने किया, जो अमेरिका के एलाइज जो देश हैं उनके जहाज नहीं आने देंगे, बाकी रूस, चीन और ये जहाज निकल रहे हैं झंडा लगा के। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है इंश्योरेंस कंपनियों की। इंश्योरेंस कंपनियों ने जो है अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम तो जहाज फिर खड़े हुए हैं, कौन रिस्क लेके जाए। सही बात। एक मिसाइल गिर गई तो काम खत्म हो जाएगा। तो ये है। और एक घटना मैं आपको बड़ी दिलचस्प बताता हूँ कि कैसे जो है जब इस तरह का संकट आता है तो उस संकट से निकला कैसे जाता है, खासकर भारत जैसे देश के लिए। क्योंकि भारत की एक छवि ऐसी है कि ये देश ऐसा है जो सच के साथ खड़ा होता है
और जो गलत है उसकी मजम्मत करता है, निंदा करता है उसकी। ये भारत की पुरानी लगातार छवि 1947 से बनी हुई है। इसीलिए भारत का एक क्या कहते हैं, एक प्रभाव है दुनिया में तमाम डिप्लोमेटिक उसमें। जैसे होता है ना, गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई ये दादा ऐसे हैं कि ये सच सही बात करेंगे। आपका तो रूरल बैकग्राउंड भी है, तो आप जानते हो गांव में कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो अपने एकदम बिल्कुल सच बोलते हैं, तो उनकी बात पे पूरा गांव भरोसा करता है। कोई पंचायत होती कुछ भी, दादा को बुला लो, फलाने दादा को बुला लो, वो जो कहेंगे। तो भारत की छवि एक इस तरह की छवि रही है। इसीलिए हमेशा ये माना जाता है कि चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, कि भारत अगर इसमें इंटरवीन करेगा तो शायद गजा वाले में भी, और करना भी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि इधर दुनिया जिस तरह से बटी है तमाम खेमों में, अब बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है, अब यूनिपोलर वर्ल्ड है। अमेरिका का ग्रुप, अब एक नया समूह तैयार हुआ रूस और चीन का, लेकिन भारत उनके साथ भी है और इधर भी उसका है। तो वो, लेकिन ऐसी स्थिति में भारत कैसे निकले? भारत के सामने देखिए क्या है, आपके राष्ट्रीय हित भी हैं, लगभग 90 लाख भारतीय फंसे हुए, उनको भी देखना है, अपनी ऊर्जा सुरक्षा का भी ध्यान रखना है कि ऑयल गैस कैसे जो है उसकी आपूर्ति बाधित न हो, और अपनी छवि भी बनाए रखना है, बचाए रखना है। तो कई तरह की चुनौतियां हैं। अटल जी, जब मैं इसलिए बता रहा था, ऐसे संकट जब आते हैं तो कैसे जो डिप्लोमेटिक तरीके से, ये स्टेटमेंटशिप से सरकारें निकलती हैं उससे। जब इराक और अमेरिका का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें सद्दाम को गिरफ्तार किया गया और बाद में फांसी दी गई, जो अमेरिका ने सीधा लड़ा, उस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे और वो लड़ाई चल रही थी। अब भारत ने स्टैंड लिया, भारत ने कहा भाई हम इस लड़ाई में किसी पक्ष के साथ नहीं है, लेकिन किसी देश में इस तरह घुसना संप्रभुता का उल्लंघन है, उस संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। भारत ने उस आक्रमण का साथ नहीं दिया और एक तरह से वो एक डिप्लोमेटिक रास्ता निकाला कि हम, अमेरिका का बहुत दबाव था भारत के ऊपर कि भारत अपनी सेना भेजे वहाँ नेटो देशों के साथ। उस समय जॉर्ज बुश जूनियर जो सेकंड जो थे वो राष्ट्रपति थे, बिल्कुल, और भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ लगातार बढ़ रहे थे, बेहतर हो रहे थे। नरसिम्हा राव के जमाने से ही हमारा जो अमेरिकन रिश्ते जो है, हालांकि राजीव गांधी ने कोशिश की थी, इंदिरा गांधी का तो बहुत खराब रिश्ते थे अमेरिका के साथ, बट राजीव गांधी जब गए थे पहली बार अमेरिका, तो उन्होंने बहुत, रीगन के टाइम में राष्ट्रपति रीगन थे, बाद में और दूसरे राष्ट्रपति आए, तो राजीव गांधी ने का बड़ा स्वागत हुआ था। कुछ शुरुआत हुई थी जी, लेकिन फिर भी उतनी बर्फ नहीं पिघली थी। नरसिम्हा राव के टाइम में वो जब हमने गैट और टंकल साइन किया और उसके बाद जो है WTO के मेंबर बने और सारा आर्थिक उदारवाद के मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो वो काफी हम अमेरिका के नजदीक पहुंचे थे। अटल जी के टाइम, और हालांकि अटल जी ने दूसरा परमाणु विस्फोट किया था अमेरिकी दबाव को दरकिनार करते हुए, सैंक्शंस भी लगी, लेकिन उन्होंने एक स्टैंड लिया जैसे इंदिरा गांधी ने लिया था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो बर्फ पिघली और जॉर्ज बुश सेकंड जो थे भारत भी आए, अटल जी भी अमेरिका गए, रिश्ते बन गए थे। जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे, यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, और भी अडवाणी जी है। उसमें क्या हुआ कि अटल जी पे बहुत दबाव था कि सेना भेजिए, तो अटल जी ने क्या किया था, ये होता है स्टेट्समैनशिप। अटल जी ने सोमनाथ चटर्जी जो लेफ्ट के नेता थे उस समय संसद में, लोकसभा में, उनको बुलाया और कहा कि दादा बहुत दबाव है हमारे ऊपर, आप सरकार का विरोध करिए इस मुद्दे पर, और संसद में भी और सड़क पर भी। और यही मैसेज कांग्रेस को भी दिया गया, और वो विरोध विपक्ष ने बहुत किया जबरदस्त, कि इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि भारत और अमेरिका का हुआ, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे और सरकार ये करे, और सरकार पर जवाब देती रही संसद में सब जगह, लेकिन विपक्ष ने, और उसका फायदा अटल जी ने फिर अमेरिका ने यही मैसेज दिया, भाई देखिए हमारे यहाँ हमारी गठबंधन की सरकार है, हमारे यहाँ इतना विरोध है विपक्ष की तरफ से और डेमोक्रेसी है, हम ये नहीं कर सकते, हमारी सरकार चली जाएगी। तो ऐसे विपक्ष से सपोर्ट लिया जाता है। वो काम हम अभी भी कर सकते हैं जो करना चाहिए कायदे से, लेकिन अब क्यों नहीं कर रही सरकार, तो प्रधानमंत्री जी जाने, विदेश मंत्री जाने, कि आप विपक्ष के विरोध को, जो ये देशद्रोह और ये बनाने की जो परंपरा हो गई ना, ये गड़बड़ है। कोई देशद्रोह नहीं है भाई, विपक्ष अगर विरोध कर रहा है किसी चीज को तो आप उसका इस्तेमाल करिए, अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे।
अब अमेरिकन ट्रेड डील में अगर मान लीजिए जो सवाल अपोजिशन उठा रहा है, वो सवाल तो उन सवालों को लेकर आप अमेरिका, अभी तो डील साइन नहीं हुई, तो खाली फैक्ट शीट बनी है। आप कहिए नहीं ये चीज़ जो है हमारे यहाँ बहुत विरोध है, भाई हम उसका नहीं कर सकते, और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, हमें अपनी संसद का सम्मान करना है, अपने विपक्ष का सम्मान करना है, इसलिए हमको ये चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे 1-2-3 न्यूक्लियर डील में मनमोहन सिंह ने किया था। जब 1-2-3 न्यूक्लियर डील का जो ओरिजिनल जो ड्राफ्ट था वो आया, तो उसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे थे जो भारत के हित में नहीं थे, और उसको लेकर के सोनिया गांधी तो तैयार नहीं थी, और लेफ्ट तो विरोध में ही था। लेफ्ट तो खैर इतना विरोध में रहा कि उसने तो सरकार समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन उस विरोध का फायदा उठा के मनमोहन सिंह ने बहुत सारे क्लॉजेस बदलवाए। तो युद्ध के भले ही हालात हैं, लेकिन फिर भी भारत ने हमेशा तटस्थ रहकर मजबूती के साथ पूरी दुनिया के सामने एक मैसेज जो है वो रखा है, और ऐसी ही एक उम्मीद एक बार फिर से है पूरी दुनिया के सामने, और हालात जल्द सुधरें इसकी भी हम उम्मीद यहाँ पर करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कुछ किस्से कुछ बातें इस तरीके की जो युद्ध में या फिर इस तरीके की मुश्किल हालात में पहले हुए हैं वो हमारे दर्शकों तक अगले अंक में फिर मिलेंगे। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात सर के साथ, एक बार फिर से होगी कुछ किस्से कुछ बातें। फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।